वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वो फिनिश करके फिर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था कि पहले आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कैसे है, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। अब आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनाने आ गया, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने आ गया, फाइनल अकाउंट जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, अब हम इनके डाटा से एनालिसिस करेंगे कंपनी की कि कंपनी में प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही। तो प्रोग्रेस देखने के लिए हम लास्ट ईयर के डाटा का इस साल के डाटा से कंपैरिजन करते हैं, तो उससे पता लगता है कि चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं ताकि पता लगे कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही। तो ये जानने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट चैप्टर है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो चैप्टर है, इट इज द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की एक टेक्निक है। ठीक है, तो आपको पता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो हैं क्या, कि एक तो हमें बैलेंस शीट और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिंपल बैलेंस शीट दी होगी, कंपैरेटिव कैसे बनानी है। अब आपको सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा, उससे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा। सेम जो सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट था आज इट इज वही है, सिर्फ 2 कॉलम और बढ़ जाएंगे कल की तरह कि लास्ट ईयर कितना था अब कितना हो गया, कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, 2 कॉलम और बढ़ जाएंगे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है वो बता रही हूँ आज। ठीक है, फॉर्मेट देखना ध्यान से। सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट से 2 कॉलम बस और बन जाएंगे। तो देखना एक बार ध्यान से, सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाओगे। सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ये कैसे बनेगा। देखना फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर का एज इट इज जैसे होता था बिल्कुल वैसे है। ठीक है, नोट नंबर आपको पता है अभी तक होता था 2 अमाउंट के कॉलम होते थे, सिर्फ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, लेकिन 2 कॉलम अब और बढ़ जाएंगे क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं कंपैरिजन करेंगे, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो वो हमें कंपैरिजन साथ में करना है। इसलिए सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट के 2 होते हैं, अब ये 4 हो गए क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है दोनों सालों का। तो ऊपर आपने लिखना है प्लस सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर पहले होता है, प्रीवियस बाद में, लेकिन हमें कंपैरिजन करने के लिए प्रीवियस पहले चाहिए और करंट बाद में, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि चीजें इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। मान लो आपका जो 2 ईयर्स गिवन है 16 और 17, तो 16 प्रीवियस ईयर 17 करंट, तो 16 पहले आएगा 17 बाद में। ठीक है, ऊपर एक आपको लिखना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आपको ध्यान होगा 11th क्लास में लास्ट ईयर आप लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, इसमें भी सेम लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग, एंडिंग या एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 17, क्योंकि हम प्रीवियस पहले लिखते हैं और करंट बाद में। रियल में करंट ऐसे लिखता है 17 एंड 16 क्योंकि करंट पहले होता है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस पहले होगा करंट बाद में, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ही ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो देखना एक बारी 31 मार्च 2016 ये डाटा आपको गिवन होगा लास्ट ईयर का और करंट ईयर का।
आपको चीजें देखनी है कि एक एक आइटम जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की दी हुई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, लेकिन वो एब्सोल्यूट अमाउंट में। तो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज की एब्सोल्यूट अमाउंट और प्लस उसकी परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज की परसेंटेज, जिसे बुक में परसेंटेज चेंज लिखा गया है। ठीक है, अब बताओ, आपको पता है जो सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है उसमें इनकम ऊपर होती है, एक्सपेंस नीचे। ठीक है, और उस दिन मैंने आपको बताया था कि इनकम साइड में दो हेडिंग है इनकम को लिखने के लिए, सेल को लिखने के लिए तो आरएफओ और बाकी सारी अदर इनकम में। ठीक है, अगर कुछ नहीं कहता कौन सी कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहली इनकम साइड में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें आता है सेल ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन आरएफओ जो यूज करनी है आरएफओ सेल को ही, सेल इसी के अंडर ही आती है। कंपनी में सेल वर्ड यूज नहीं होता, आरएफओ ही यूज होता है, इसके अंदर सेल ही होती है, लेकिन सेल यूज करनी है नोट्स टू अकाउंट्स में रिटर्न लेस करने के बाद। ठीक है, ये वाली ये चीज आ जाएगी। उसके बाद इसके अलावा कुछ भी रिसीव होता है वो सारा आता है अदर इनकम में। बस ये इनकम साइड में दो ही हेडिंग होती है, ये मिलके आपके पास बन जाएगी टोटल इनकम। ऐसे देखो स्टेप थर्ड नंबर पे टोटल इनकम वर्ड यूज नहीं करना, टोटल रेवेन्यू वर्ड यूज करना है। टोटल रेवेन्यू 1 + 2। ठीक है, उसके बाद अब ये इनकम साइड पूरा हो गया, इनकम साइड आ गई। मान लो इस साल की जो इनकम थी वो थी 10 लाख और इस साल की थी सेल 12 लाख, सेल आरएफओ में आती है। उसके बाद 2 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, आपके पास टोटल इनकम आ गई 12 लाख और यहां आ गई 16 लाख। चलो, ये अभी मैंने इनकम साइड बताया। उसके बाद बचे, आपको पता है एक्सपेंसेस होते हैं। एक साइड पूरा हो गया, मैंने डबल लाइन कर दी। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट का एक साइड पूरा होता तो मैं लिख देते थे, अब ये वर्टिकल फॉर्म है। तो इनकम हो गई है पूरी। अब एक्सपेंस की मैंने आपको बताई थी 7 हेडिंग्स, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ सबसे पहली हेडिंग कौन सी थी? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, मान लो ये टोटल है 50,000, इस साल के भी 50,000। उसके बाद आपको पता है दूसरी हेडिंग थी एक्सपेंसेस की, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। या तो हम माल खरीदते हैं या बना बनाया माल, स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बना बनाया माल। ठीक है, ये 1 लाख और ये 2 लाख। आगे चलो, उसके बाद आपको पता है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग। ठीक है, जो मटेरियल की होती है वो यही आ जाती है, लेकिन जो वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश, स्टॉक इन ट्रेड, सारी इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब ही होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, 50,000, 1 लाख। आगे चलो, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखने के लिए, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस 1 लाख, 2 लाख। उसके बाद आपको पता है जो इंटरेस्ट वगैरह लिखने के लिए फाइनेंस कॉस्ट, ये भी एक्सपेंसेस 1 लाख, यहां पे भी 1 लाख। उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट हेडिंग थी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। $50,000, 1 लाख। ठीक है, उसके बाद बच्चे आते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में
50,000 एंड 50,000। ठीक है, अब आपको पता है मैंने 7 टोटल हैं, ये मैंने मैक्सिमम लिखी है। हो सकता है सम करते टाइम इसमें से 2 दियो, हो सकता है एक ही दियो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो एक्सपेंसेस लिख के कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बस यही आ जाएगा, खर्चा यही है। लेकिन अगर मैक्सिमम 7 है तो ये आगे बचे 4th नंबर पे, ये सारी खर्चों की हेडिंग है। ये निकल के आया बच्चे आपके टोटल एक्सपेंस, जैसे थे ना टोटल इनकम, ये है टोटल एक्सपेंसेस। देखना टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 150, 150, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो टोटल एक्सपेंसेस हैं 5 लाख। यहां देखो 250, 350, 250, 350, 550, 650, 750, 8 लाख। टोटल एक्सपेंस 8 लाख है। अब बताओ ये इनकम, देखना बच्चे आगे कैसे सॉल्व करते हैं, जरा सा वो देखो। टोटल रेवेन्यू दैट मीन्स टोटल इनकम, ये इनकम साइड, ये इनकम का टोटल, ये एक्सपेंस। आप बताओ इनकम में से खर्चे लेस करते हैं। लास्ट ईयर आप करते थे इस तरह से बनाते थे, जब ये इनकम साइड होता था, इसमें से खर्चे लेस करते थे, यहाँ पे प्रॉफिट आता था। तो इनकम में से खर्चों को लेस करके ही तो प्रॉफिट आता है। लास्ट ईयर भी आप इनकम में से खर्चे लेस करते थे तो प्रॉफिट आता था। तो अब बताओ 16 का ये इनकम, ये खर्चे, तो आपका 5th नंबर पे निकलेगा प्रॉफिट। ठीक है, बताओ इनकम कितने थी इस साल की, 12, खर्चे कितने थे 5। इनकम में से ये खर्चे 5 लाख क्या करोगे लेस, तो 12 में से खर्चे माइनस करोगे तो 7 लाख का क्या निकल के आएगा प्रॉफिट। इस साल का निकालो, इनकम थी 16, इनकम में से खर्चे लेस किए तो प्रॉफिट निकल के आया 8 लाख। ठीक है, तो 7 लाख और 8 लाख प्रॉफिट आया। लेकिन मुझे बताओ अभी इनकम में से सिर्फ ये सारे खर्चे लेस हुए हैं, अभी टैक्स लेस नहीं हुआ, टैक्स भी एक खर्चा है। तो इसलिए इस प्रॉफिट को नाम देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी टैक्स नहीं लेस किया। तो इसलिए जो 5th नंबर पे इनकम में से खर्चे लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आया, ये आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 6th नंबर पे इसमें से लेस करते हैं टैक्स। ठीक है, आपको हो सकता है क्वेश्चन में अमाउंट दी हो कि 10,000 टैक्स लगना है, तो 10 टैक्स लग के आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 690। हो सकता है अमाउंट दी हो तो आप इस पे भी टैक्स लगा दोगे, लेस कर दोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। लेकिन कई बार आपको टैक्स की रेट दी होगी, जैसे 50% टैक्स लगाना है, और दोनों साल की अलग अलग हो सकती है टैक्स की रेट। ठीक है, तो मान लो इस साल 50% टैक्स है, तो टैक्स इस पे निकलेगा क्योंकि प्रॉफिट में निकलता है। मान लो 50% दी है, तो 7 लाख पर 50% टैक्स 350 टैक्स, 8 लाख पर 50% टैक्स 4 लाख टैक्स। ठीक है, इस पे निकलेगा, जो रेट दी होगी ना टैक्स की, वो इस प्रॉफिट में निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो इसमें से प्रॉफिट में से टैक्स और लेस कर दिया, तो 7th नंबर पे जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स कटने के बाद का प्रॉफिट 350, और टैक्स कटने के बाद आपके पास प्रॉफिट कितना आया 4 लाख, ये निकल के आया आपके पास। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आपने ये मैक्सिमम, आपने उस दिन सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग सीखी थी इनकम और एक्सपेंस की। इनकम साइड में 2 हेडिंग्स है, एक्सपेंस साइड में 7 है। तो इस साइड से पहले इनकम साइड पूरा करो जिस तरह से मैं करती हूँ, एक चीज पूरी हो जाती है डबल लाइन, फिर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस आ जाए, इनकम में से एक्सपेंस लेस करोगे, प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स लेस करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो टोटल 7 पॉइंट से जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया है कि सबसे पहले आरएफओ, अदर इनकम, 3rd पे टोटल इनकम, 4th नंबर पे सारी एक्सपेंस वाली हेडिंग, 5th में इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करके आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स लेस करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ठीक है, तो ये जो सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बनाते हैं वो है। अब मुझे
कंपैरिजन करना है, तो ये 2 कॉलम पूरे करने हैं। सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, तो ये पूरा मैंने कंपैरेटिव ही बनाया, बस ये 2 कॉलम और रह रहे हैं। तो ध्यान से देखना, लास्ट ईयर सेल कितनी थी, आरएफओ कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 12। तो बताओ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, इंक्रीज हो रही है सेल 2 लाख, लेकिन कितने परसेंट हो रही है, तो परसेंटेज निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जितना इंक्रीज हो रही है उसकी अमाउंट अपॉन में लास्ट ईयर की 10 लाख इंटू 100 ठीक है, तो ये निकल के आएगा 20%। तो 20% इंक्रीज हुई है। बताओ लास्ट ईयर अदर इनकम 2 लाख थी, अब 4 लाख हो गई, तो बताओ कितने से इंक्रीज हुई है 2 लाख। 2 लाख अपॉन में 2 लाख इंटू 100% इंक्रीज हुई है। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट 12 थी 16 हो गया, कितने से इंक्रीज हुआ है 4, ठीक है, तो 4 लाख अपॉन में लास्ट ईयर 12 लाख इंटू 100 33.33%। ठीक है, पॉइंट में जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट तक निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। 50 था अब भी 50, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। 10 था 1 लाख था 2 लाख हो गया, कितने इंक्रीज हुआ 1 लाख, तो 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100। 50 था 1 लाख हो गया, कितने से इंक्रीज हुआ 50 अपॉन 50 इंटू 100%। 1 लाख था 2 लाख हो गया, कितने से इंक्रीज हुआ 1 लाख, तो 1 लाख अपॉन लास्ट ईयर इंटू 100% नहीं है। तो ऐसे ही आपने ये पूरा करते जाना है। सिर्फ पहले ये 2 कॉलम पूरा कर लो, उसके बाद तो ऐसे चलना है आपने हर एक आइटम के लिए, ऐसे कुछ नहीं चलना, ऐसे चलना है ये चीज। ठीक है, 350 था टैक्स 4 लाख हो गया, कितने से इंक्रीज हुआ कितने परसेंट, ये इतना था इतना हो गया इतना, ये चीज हर लाइन को आपने ऐसे पूरा करना है ये चीज। तभी तो इस एनालिसिस को हम हॉरिजेंटल एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि सिंपल बैलेंस शीट से कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जब हम ऐसे नहीं आते तो ऐसे ही सारा एनालिसिस कर रहे होते हैं, ऐसे ही सारी परसेंटेज निकाल रहे होते हैं। तो ये था सिंपल बैलेंस शीट से कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, एक बार इलस्ट्रेशन 4 निकालो, देखना ध्यान से। आपको इसके अंदर, मेरे पास जो हाथ में बुक है उसके अंदर करंट ईयर 17 है, लास्ट ईयर 16 है। हो सकता है आपके में 19-20 कुछ ऐसा दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, ये आपको मैंने मैक्सिमम बताया है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बेस पे ही आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन एक बारी आपने एक एक इलस्ट्रेशन कर लेनी है ताकि आपको करना आ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ आगे है लेकिन आप वो कर पाओगे। ठीक है, देखना एक बारी ध्यान से। एक बार ये तो मैंने मैक्सिमम लिखा है, देखना अभी आप इस तरह से देखो, कम से कम दिया होगा। मैंने तो सारी हेडिंग्स लिखी हैं, हो सकता है सम में ना हो। ठीक है, जो आप इलस्ट्रेशन 4 कर रहे हो उसमें लास्ट ईयर 16 ही है, मेरे हाथ में जो बुक है 17 इंक्रीज और डिक्रीज। चलो चेक करो, इसके अंदर सेम है, सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हमें चाहिए होती है आरएफओ। चेक करो आपके इस क्वेश्चन में आरएफओ, यस, लास्ट ईयर की दी हुई है 60 लाख और इस साल की दी हुई है 75 लाख। ठीक है, उसके बाद लाइन से चलते जाओ, दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होती है अदर इनकम। बताओ अदर इनकम भी दी हुई है 150 और इस साल की दी हुई है 120। आपको पता है इनकम साइड के लिए मुझे बस 2 ही चीजें चाहिए होती हैं, तो ये मेरा इनकम साइड पूरा हो गया। ठीक है, ये मेरा इनकम साइड पूरा हो गया। तो इस तरह से थर्ड नंबर पे टोटल इनकम नहीं लिखना, टोटल रेवेन्यू लिखना है। कैसे निकलेगा, 1 और 2 को प्लस कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा 61,50,000, इस इनकम साइड आ जाएगा 76,20,000। ठीक है, ये आ गया।
अब मुझे फोर्थ नंबर पे आपको पता है एक्सपेंसेस की टोटल 7 सब हेडिंग है। चेक करो आपके पास एक्सपेंसेस सिर्फ एक्सपेंस के नाम से दिए हैं, तो कोई हेडिंग नहीं है, तो एक्सपेंस ये टोटल एक्सपेंस ही है, ठीक है। नहीं है होते तो मैं तीनों को लाइन 7 जो हेडिंग है वो लिखती, फिर टोटल आते। अब है ही एक्सपेंसेस इतने, तो कुछ कर नहीं सकते। तो आपके पास एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के दिए हुए हैं 44 लाख, और इस साल के दिए हुए हैं 50,60,000, बस और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ इसमें। तो यही मेरे टोटल एक्सपेंस है बच्चे, यही टोटल एक्सपेंस है। अगर 2 होते तो मैं लिखती टोटल एक्सपेंस, यही तो है, फिर टोटल एक्सपेंस यही है। तो ये टोटल इनकम, ये टोटल एक्सपेंस, तो डबल तभी करते हैं, टोटल एक्सपेंस आ गए। 5th नंबर पे मैं निकालती हूँ प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, इनकम में से एक्सपेंस लेस करो। 61,50,000 में से 44 लाख लेस करो, तो आपके पास ये आ जाएगा बच्चे प्रॉफिट 17,50,000। इनकम में से खर्चे लेस करो। अगर 2-3 खर्चे होते हैं तो सारे लिख के फिर टोटल एक्सपेंस आते हैं, लेकिन है ये टोटल में भी यही आएगा। तो इनकम में से खर्चे क्या करो लेस, तो ये आपके पास आ रहा है 25,60,000, ये आ गया प्रॉफिट। उसके बाद 6th नंबर पे इस प्रॉफिट में से लेस करते हैं टैक्स, लेस टैक्स। लेकिन टैक्स की देता हो रेट दी हुई है, एक बार ध्यान से देखना, लास्ट ईयर की रेट दी हुई है 35%, और 17 में टैक्स की रेट है 40%। तो लास्ट ईयर का ये जो प्रॉफिट है इस पे टैक्स लगेगा 35%, और करंट ईयर की जो रेट दी हुई है वो 40% दी हुई है, तो इस पे 40% लगेगा। तो 17,50,000 पर 35% निकालोगे, इसके ऊपर 35% निकालोगे, तो इसके ऊपर 35% निकालोगे, ये आ जाएगा 6,12,500। इस पे निकाला है 35%, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 35% टैक्स लगा, तो ये टैक्स लेस किया, और इसके ऊपर लगना है 40%, तो 25,60,000 पर 40% 10,24,000। तो ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 7th नंबर पे देखो हर स्टेप है, ये टोटल 7 स्टेप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, तो प्रॉफिट है 17 में से इतने % टैक्स लेस कर दो, ये आ जाएगा 11,37,500। इसमें से इतना पोर्शन लेस करो, ये आपके पास आ जाएगा 15,36,000। बस ये पहले ऐसे पूरे कर लो ये वाले स्टेप। उसके बाद हर आइटम, आरएफओ लास्ट ईयर 60 थी, अब 75 लाख हो गई, तो कितने से इंक्रीज हुई 15 लाख, तो 15 लाख अपॉन लास्ट ईयर की अमाउंट 60 लाख इंटू 100, तो 25% इंक्रीज हुई है, ठीक है। अदर इनकम 150 की थी 120 हो गई, तो ये 30,000 से डिक्रीज हो रही है, 30,000 से क्या हो रही है डिक्रीज। इसकी परसेंटेज निकालो, जितनी डिक्रीज हो रही है वो अपॉन में लास्ट ईयर की अमाउंट 150 इंटू 100। लास्ट ईयर की क्यों रखते हैं, क्योंकि कंपैरिजन हम लास्ट ईयर से कर रहे हैं ना, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 20% डिक्रीज, तो डिक्रीज के लिए ये लगाओ, इससे ही पता लगेगा डिक्रीज हुई है। ऐसे ही ये टोटल इनकम लास्ट ईयर इतनी कितनी हुई, कितने %, ऐसे पूरा करोगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये था बच्चे सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, ये बताया मैंने आपको। एक बारी आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th बच्चे, अब आप है ना सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ये थोड़े से अटेंशन वाले पॉइंट है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे इलस्ट्रेशन 5th में आरएफओ गिवन है, आप आसानी से आरएफओ लिख दोगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में आप कहोगे कि अदर इनकम नहीं है, बाई चांस अदर इनकम नहीं है तो टोटल इनकम यही आ जाएगी सेम, तो आपको टोटल इनकम लिखने की जरूरत नहीं है, आरएफओ ही टोटल इनकम आ जाएगी, क्योंकि
आरएफओ और अदर इनकम मिलके टोटल इनकम, लेकिन इस क्वेश्चन में दी है अदर इनकम। आप नीचे बढ़ो क्वेश्चन के नीचे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है जो पैसे हमने बाहर इन्वेस्ट किए हुए हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो इंटरेस्ट रिसीव मेरी अदर इनकम में आएगा। तो उसने नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹30,000 ईच ईयर, हर साल का इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव होता है 30। तो आपके पास आरएफओ तो लिख दोगे, अदर इनकम में 30 इस साल का, 30 इस साल का, क्योंकि दोनों हर साल इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है 30। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, तो अदर इनकम में 30 आ जाएगा, तो टोटल इनकम आ जाएगी। लेकिन बाई चांस क्वेश्चन में नहीं है अदर इनकम तो घबराना मत, तो आरएफओ लिख के यही टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है एक्सपेंस में दो दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर। मैंने एक्सपेंसेस के टोटल 7 बताए हैं, तो आप एक्सपेंसेस लिख के कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखना, अदर एक्सपेंसेस मिलके टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो इनकम में से एक्सपेंसेस क्या कर देना, लेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, कोई बात नहीं, जहां तक हो रहा है वहां तक करना, टैक्स नहीं है तो छोड़ दें, बस यहीं तक, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही करके छोड़ देना। जहां तक मैंने आपको मैक्सिमम स्टेप बताया है, टैक्स नहीं है तो कैसे लेस करोगे, तो यहीं तक ही सम आपका खत्म हो जाएगा। टैक्स है, लेस करो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ये चीज लाइन से पूरी कर लो। मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया कि इनकम साइड में दो हेडिंग है, आरएफओ और अदर इनकम। बाई चांस अदर इनकम नहीं है तो क्या कर सकते हो, तो आरएफओ ही टोटल इनकम हो जाएगी। प्लस एक्सपेंस साइड में मैंने 7 हेडिंग्स बताई हैं खर्चों की, खर्चे की ही 2 दी हुई, तो हम क्या कर सकते हैं, तो जितनी है उतनी लिख के टोटल एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करो प्रॉफिट, मतलब पहले ये चीज पूरी करो, फिर ये तो आपने सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज करके परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। 6 उसके बाद बच्चे एक बार नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आरएफओ गिवन है, अदर इनकम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आरएफओ के बाद ही आप ऐसे डबल लाइन खींच देना, आरएफओ के बाद ही ना जैसे आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे आपको पता है अदर इनकम नहीं है बाई चांस क्वेश्चन में, तो इनकम साइड पूरा हो गया, यही मेरी टोटल इनकम है ये, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो सेकेंड पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, ये अदर इनकम है ही नहीं, तो उसके बाद वैसे तो आप स्टार्ट करते हो मतलब 4th नंबर पे एक्सपेंसेस, लेकिन उसके बाद अब एक्सपेंसेस आप ऐसे स्टार्ट कर दोगे, 1st नंबर पे आरएफओ, यही टोटल इनकम है, ठीक है। उसके बाद एक बार देखो, आरएफओ के बाद एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए लिखा हुआ है 10% ऑफ आरएफओ, तो आप निकालो कि आपकी आरएफओ जितनी भी है उसका 10% एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस है, तो 10%, मान लो आरएफओ 60 लाख है, तो इसका 10% कितना होगा 6 लाख, तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 6 लाख, और इसका 10% एम्प्लॉइज बेनिफिट, तो 75 लाख का 750 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको कई बार थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर जैसे डायरेक्ट अमाउंट नहीं दी, किसी चीज पे डिपेंड है, तो लिखने के लिए आपको अमाउंट मिल जाएगी, उसके बाद कर सकते हो आसानी से। सिर्फ ये वाला स्टेप पूरा करो, लाइन से कर पाओगे। आपके बच्चे यहां तक में लास्ट तक के क्वेश्चन में आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे, कहीं पे एक जगह आगे आके अटक सकते हो, एक बार देख लेना, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इसकी परसेंटेज कैसे निकालोगे उसके अंदर है, बाकी मेरी तरफ से मतलब बताने वाला नहीं, आप सम करते टाइम देखना आप कहीं पर अटकते हो तो, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आती है तो लाइव में पूछ लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया। बच्चे एक बार देखना, मान लो कोई एक्सपेंस है यहाँ पे, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस है, ठीक है। ब्रैकेट में है ये, इस तरह से दिया हुआ, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं बच्चे, चेंज इन इन्वेंट्री है, तो ये एक्सपेंस है चेंज इन इन्वेंट्री, ये 1 लाख था, ठीक है, 2 लाख हो गया ये। आपको ये इस तरह से ये, क्योंकि ये चीज तो गिवन होती है ना, आपको यही तो पूरी करनी होती है। अब मुझे बताओ, लास्ट ईयर 1 लाख था, ये बड़ा नहीं है, ध्यान रखना, ये माइनस को शो करता है। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे करोगे,
आप मुझे बताओ, जब ये ऐसे होता है तो आप कैसे निकालते हो? लास्ट ईयर इतना था, इस साल इतना हो गया, तो आप इंक्रीज कैसे निकालते हो? इसमें से इसको माइनस करते हो तभी आता है 1 लाख। आप करंट ईयर में से लास्ट ईयर वाला माइनस करते हो तभी तो आता है 1 लाख। अब वही चीज करो, करंट ईयर वाला ये माइनस में है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको क्या करना है? माइनस। आपको पता है ये ऑलरेडी माइनस में है क्योंकि ब्रैकेट माइनस को शो करता है। करंट में से पिछला माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना निकल के आएगा? 3 लाख। तो यहाँ पे 3 लाख आएगा, क्योंकि वैसे आप देखो 2 में से, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रैकेट माइनस को शो कर रहा है, ठीक, तो 3 लाख आएगा रिजल्ट यहाँ पे। तो सेम करो, 3 लाख अपॉन में 1 लाख इंटू 100, 300% इंक्रीज हुआ है। ओ सॉरी 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 बच्चों, 1 मिनट जरा, वो मैं साइन की गलती कर गई एक बारी, जरा सा देखना एक बारी। बच्चे आपको पता है माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन वही आता है जो बड़ा होता है, तो आपको पता है -3 लाख आएगा। ये कितना आएगा? -3 लाख आएगा, ठीक है। तो 3 लाख अपॉन लास्ट ईयर इंटू, तो ये 300% डिक्रीज हुआ है। कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है? 300%, ठीक है। तो ध्यान रखना, मतलब आप एनालिसिस करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हो? करंट में से पिछला माइनस करते हो, तो वही करंट में से मैंने पिछला माइनस किया, तो माइनस माइनस प्लस 3 लाख, लेकिन साइन ग्रेटर वाला आया, ये आ गया, तो 3 लाख अपॉन 1 लाख 300% डिक्रीज हुआ है। उसके अकॉर्डिंग और देखो, कई बारी 1 लाख, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, दोनों। तो अब क्या करोगे? सेम करो, क्या करते हो आप करने के लिए? लास्ट ईयर इतना, अब इतना इंक्रीज हुआ, तो आप एक बार करंट में से पिछला माइनस करो, तो आपको पता है ब्रैकेट माइनस को शो करती है, इसमें से मुझे माइनस करना है ये ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, -1 लाख, तो -2 लाख माइनस माइनस प्लस 1 लाख, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 1 लाख आया रिजल्ट, लेकिन किसका? ये क्लियर और नॉट, ठीक है। तो आपका आंसर आया ये 1 लाख, ब्रैकेट में लिखोगे तो 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो स्टेप लेना यहाँ पे, क्योंकि वो साइन चेंज हो गए। नॉर्मल प्लस वाले चीज में तो कोई दिक्कत नहीं आती, हम देखते हैं सीधा सीधा होता है। 1 लाख है, 2 लाख हो गया, तो इंक्रीज हो रहा है 1 लाख, लेकिन ये 1 लाख निकाला कैसे? करंट में से पिछला माइनस किया तभी तो आया। लेकिन ये साइन जब इसमें होता है कि मैक्सिमम चेंज इन इन्वेंट्री में आएगा, तो जब आप परसेंटेज निकालते हो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये आपके मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन 13 में ये चीज़ दिक्कत आएगी, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आपके सारी इलस्ट्रेशंस हो सकती हैं, कहीं अटको तो मुझसे पूछ लेना। कई बार एक्सपेंसेस डिपेंड होते हैं, 10% ऑफ ऑपरेटिंग इनकम लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम RFO को ही कहते हैं, ठीक है। तो ख़त्म मेरा ये चैप्टर, तो आपने ये पूरा फुल फ्लेज फिनिश करना है। एक एक सम कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह से अटेम्प्ट करके निकालनी परसेंटेज है। कहीं अटको तो लाइव में लेना है, वैसे मेरी तरफ से फिनिश है ये, ठीक है।